बाजार बोलता है एफआईएस का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं कि कल के सत्र में क्या करके गए हैं एफआईएस और उन सभी का इम्पैक्ट देखते हैं क्योंकि 2240 करोड़ की बाइंग एफआईएस करके ले गए और 696 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं डीआईज। यानी कि डीआईज को अब जाके कंफर्ट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करने का समय मिल रहा है क्योंकि एफआईएस मार्केट को संभाले हुए हैं। 2241 करोड़ की बाइंग करके ले गए। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहां पे किस तरह का रुझान देखने के लिए मिला। कल अमेरिकन मार्केट से थोड़े गिरावट के साथ ही बंद हुए थे। खासतौर से वहां पर नैस्डैक में ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली थी क्योंकि नैस्डैक आईटी शेयरों का एक इंडेक्स कहा जाता है और वहां पर तेज गिरावट थी। डाउ इतना गिरा नहीं, 133 पॉइंट ही गिरा था। शंघाई हैंसेंग यहाँ पर बाउंस बैक दिख रहा है। निकाई और कोस्पी देखिए, जैसा विनीत सर ने बताया ना कि ऑटो सेक्टर जहाँ जहाँ पर ज़्यादा हिट है वहीं आज थोड़ा हिट है, मतलब वहीं पर आज ज़्यादा वहाँ के इंडेक्स थोड़े से ज़्यादा पिट रहे हैं आज। तो निकाई और कोस्पी, जापान कोरिया को हम जानते ही हैं कि ऑटो के हब माने जाते हैं एशिया के अंदर, तो यहाँ पर थोड़ा सा डेंट लगता हुआ दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं, ऐसे कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो आरएचआईएम करीब 9%, न्यूजियन सॉफ्टवेयर करीब 6%, सीजीसीएल करीब 5%, एनबीसीसी करीब 4% और एडब्ल्यूआईएल करीब 3.5% ऊपर है। कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं, ऊपरी स्तरों से फिसले हुए हैं। तो केशोराम इंडस्ट्रीज करीब 9.5%, जेबी केमिकल करीब 6.5%, टाटा मोटर्स करीब 5.5%, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग 5% और वक्रांगी आज भी आई थिंक डाउन सर्किट लगा हुआ है 9 रुपये 90 पैसे पर। तो ये सारे शेयर्स थोड़े से परेशान हो रहे हैं। लेकिन अमेरिकी गिरावट, अमेरिकी मार्केट में जो गिरावट देखने के लिए मिली उसका कारण यही था कि कल यही खबर थी अमेरिकन मार्केट्स में कि जब मार्केट बंद होंगे अमेरिका के, उसके बाद ऑटो सेक्टर पर टैरिफ लगना था। वो टैरिफ लगा 25% का टैरिफ, और जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑटो शेयरों में आज गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है। टाटा मोटर्स आपने देखा कि प्रेशर में आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगले हफ्ते में कई देशों पर भी टैरिफ लगने की बातें हो रही है। विनीत सर, दो हिस्से में देखना चाहता हूँ इस चीज़ को। एक कि ऑटो टैरिफ लगा, आपने बता दिया कि जो ऑटो का टैरिफ है वो केवल उन्हीं कंट्रीज़ को हिट करेगा जहां पर कि ऑटो का एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ से ऑटो एंसिलरीज कंपनियां हैं और जो कि अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं कुछ भी। लेकिन सर, जब ग्लोबल टेंशन्स होती हैं तो ऑटो एंसिलरीज कंपनीज को केवल वहाँ पर ही हिट लगेगा जो अमेरिका में जा रही हैं या यूरोप में जो जा रही हैं या दूसरे देशों में जो अपनी पार्ट्स बेच रही हैं, क्योंकि अगर उन कंट्रीज को हिट लगेगा तो हमारी ऑटो एंसिलरीज कंपनीज को भी तो ऑर्डर कम मिलेंगे। देखिए, इसमें दो चीज है। हम्म। आपका तो यूएस में ऑटो सेल्स तो स्लो डाउन हो जाएगा। हम्म। दूसरा चीज क्या है कि सबको इम्पैक्ट सबका एंड यूजर प्रोडक्ट जो है, जो कार्स होती है, उस हम्म। पे इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल जो अमेरिकन मार्केट को जो सप्लाई होता है उस पे स्लो डाउन लगेगा। तो हम्म। जहां पे इंडिया सप्लाई करता है वहां पे वो कंपनीज को तो स्लो डाउन लगेगा। लेकिन आप हम्म। देखेंगे कि टैरिफ के रिगार्ड्स जो मंदी हुई थी मार्केट में, वो ओवर डिस्काउंट भी किया था थोड़ा बहुत। तो अभी आप देखोगे कि इसके ऊपर ज्यादा रिएक्शन नहीं आ रहा है। पर हम्म। मुझे लगता है कि ये इससे ना थोड़ा डिलेड रिएक्शन आएगा। जब भी एक्चुअली नंबर्स में स्लो डाउन, ग्रोथ, मार्जिन कंप्रेशन और प्रॉफिट रिडक्शन दिखेगा, हम्म। तभी आपका स्लो डाउन कैप्चर करेगा फुली। जी सर, जैसे हमारे यहाँ की फॉर एग्जांपल मैं कुछ पढ़ रहा था कि टायर कंपनीज जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो गया, उसका यूरोप में एक्सपोर्ट है। अब यूरोप में की जो ज़्यादा एक्सपोजर है अमेरिका में है, उनका एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की 3 ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, अमेरिका, चाइना और यूरोप, फॉर जैगवार लैंड रोवर। अब इंडिया भी धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है लेकिन अभी उतना मार्केट शेयर इन्होंने नहीं लिया। तो टाटा मोटर्स पर तो हैमरिंग है, लेकिन इस तरह की जो एंसिलरी कंपनीज हैं जो यूरोप में भी सप्लाई कर रही थी, क्या उन पे धीरे धीरे हैमरिंग आएगी और वो कौन सी कंपनीज होंगी सर? वही तो बताया आपको, जो जैसे मदरसन सुमी है, जी। आपके बालकृष्ण टायर्स आपने जो मेंशन किया है, हाँ। फिर आपकी ऑटोमोटिव एक्सेल्स है, ओके। जो ईवी सप्लायर कंपनी है उनको थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। तो ये सारी कंपनीज को इम्पैक्ट तो होगा ही। अच्छा।
सर टाटा मोटर्स, मारुति और हुंडई, अगर इन तीनों में से कोई स्टॉक चुनना हो ऑटो में, या नहीं चुनना हो कि इनसे तो दूर ही रहना है, अभी फिलहाल बहुत उथल पुथल चल रही है, नहीं वो कौन देखिए, से स्टॉक होंगे? हमने तीनों पे एनालिसिस किया है। टाटा हाँ। मोटर्स का शेयर हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा पिट चुका है। इसमें थोड़ा सा अपसाइड बनता है। ओके। मारुति हमारा टॉप पिक है, फॉलोड बाय हुंडई। ठीक है। तो टाटा मोटर्स में थोड़ा स्ट्रेंथ बन सकती है, हालांकि आज करीब 5% टूटा हुआ है। विनीत सर को लगता है, मारुति सर को सबसे अच्छा लगता है, हुंडई सेकंड नंबर पे अच्छा लगता है, एंड देन फिर टाटा मोटर्स में थोड़ा अपसाइड मिल सकता है। लेकिन सर एक और चीज़ विनीत सर, अगले हफ्ते से जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, जो मार्केट को लगता है कि अभी ये डराएगा रेसिप्रोकल टैरिफ इंडियन मार्केट को खास तौर से, या एफआई सोच समझ के आ रहे हैं, उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन है ऐसी जो कि हम केवल गैस लगा सकते हैं, कि उनको तो पता होगा ना कि वो 5-6 दिन से ही आ रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ पर क्या होने वाला है। सर कैसे देखना चाहिए? देखिए, मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि जो मोदी जी की विजिट हुई थी, वो जो उनका जो पॉडकास्ट हुआ था, फिर उन्होंने ट्रूथ सोशल ज्वाइन किया, सोशल मीडिया चैनल ट्रम्प का। बिल्कुल। और फिर ट्रम्प ने उस पॉडकास्ट को ट्वीट किया, और फिर उनकी एनएसए आई थी, तुलसी गबार्ड। और काफी दिलचस्प बातें हो गई डायरेक्ट मोदी जी के साथ। बहुत अच्छे मोमेंट्स थे पर्सनल। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, तो उससे आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा। लेकिन अच्छा। सिर्फ अपने एस्टिमेट्स के ऊपर चले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि ये जो लगेंगे टैरिफ्स, हमें इंश्योर करना है कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पैक्ट ना करे, और इंडिया कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा। क्योंकि उधर कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका पॉलिटिकल रिपरकशंस काफी हो सकते हैं। तो इट्स अ पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी है लार्जली, और उसमें हम ज्यादा लीवेज कंसेशंस नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2 तारीख को जब टैरिफ्स अनाउंस हो गए, उसके बाद ही पूरा समझ के उसके बाद ही अपने को एंटर करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ठीक है सर, आज एफ एंड एक्सपायरी का भी दिन है, तो जो लोग पोजीशंस ऑलरेडी थोड़ा कैरी करते हुए आ रहे हैं, किसी को लॉस लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, आप क्या सुझाव देंगे? वो रोल ओवर कर कर जाएं आज, डरे नहीं 2 अप्रैल से, या हेज कर कर जाना चाहिए उनको? नहीं, ये टैक्टिकल बाइंग सेलिंग पे हमारी एडवाइजरी नहीं रहती है। ये गलत भी जा सकते हैं हम, तो उसके ऊपर हम थोड़ा रिफ्रेन करेंगे कोई कमेंट करने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, जो कि कल इंटरनेशनल मार्केट में ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही थी, वो थी कि कॉपर के इंपोर्ट पर भी अमेरिका जल्द ही टैरिफ लगा सकता है। पहले उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया था 25%, अब माना जा रहा है कि कॉपर के इंपोर्ट पर भी 25% टैरिफ तक लग सकता है। अगर हम अमेरिका का खुद का उनका कॉपर का इंपोर्ट देखें, तो वो अपनी जो नेसेसिटी है, जितनी ज़रूरत है, उसका 50% कॉपर इंपोर्ट करते हैं, और वो करीब 9 लाख टन सालाना का इंपोर्ट होता है। सर इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक बार कॉपर पर टैरिफ लगेगा, तो कैसे देख रहे हैं, क्या डिस्टर्बेंस होगा, और हमारी कॉपर कंपनीज पर क्या इंपैक्ट होगा, लाइक हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को जैसी कंपनीज पर? नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया कॉपर डेफिसिट कंट्री है, और हम लोग कॉपर इंपोर्ट करते हैं। और ये जितनी भी कंपनीज आज तक है हिंदुस्तान कॉपर को छोड़ के, ये सिर्फ कॉपर के कैथोड्स का वैल्यू एडिशन करते हैं। ओके। तो उसका जो डेल्टा रहता है, उसमें थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आ सकता है, क्योंकि कॉपर सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, क्योंकि देयर कुड बी पॉसिबल स्लो डाउन इन द यूएस। बट मुझे लगता है ज्यादा करके नेगेटिव इम्पैक्ट तो यूएस कंज्यूमर को आने वाला है, और जो कॉपर प्रोड्यूसर्स है उनको इम्पैक्ट आएगा। इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, वॉल्यूम्स थोड़ा स्लो डाउन हो सकते हैं उसके पीछे। हिंडाल्को में थोड़ा, या वेदांता में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता अच्छा, हिंडाल्को वेदांता में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है।
ठीक है, तो सर मतलब जिनके पास पोजीशन है वो कुछ करें टैरिफ लगने से पहले, या भी होल्ड कर सकते हैं? नहीं, होल्ड करना चाहिए। कोई मुझे इतना बहुत इतनी कोई बहुत टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अमेरिकी एआई कंपनियों के शेयर चीन से बेहतर हैं, ये यूबीएस का मानना है। यूबीएस कहता है कि अमेरिकन कंपनियों पर जो ट्रस्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है, और कॉम्पिटिटिवनेस इसीलिए इन अमेरिकन कंपनीज़ की ज़्यादा रहेगी। और जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं वो आर एन डी पर भी ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं। अमेरिकी कंपनियों के लिए ये जो पॉजिटिव ट्रिगर है, ये कितना फ़ायदेमंद होगा इंडियन एआई से जुड़ी कंपनीज के लिए? विनीत सर, एआई पर मैं कल भी बात कर रहा था कि एआई की कंपनियां विश्व में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक होती जा रही हैं। पहले अमेरिका की या और विश्व की नंबर 1 कंपनी इन्वीडिया बनी वैल्यू वाइज। कल हम बात कर रहे थे सैप के ऊपर, जिसमें कि यूरोप में उसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा पहुंच चुकी है। वो भी एआई पर फोकस कर रही है, हालांकि वो अभी तक आईटी कंपनी रही है। लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज जो कि खास तौर से एआई पर फोकस कर रही हैं, क्या इनमें से आपको लगता है कि कोई बहुत अच्छी इमर्ज होती हुई दिख रही है, या इस पर कोई बेट लगा लेना चाहिए? क्योंकि एआई का बूम जैसे ही आया था, बहुत सारी कंपनीज में सर्च तो देखने के लिए मिला था। देखिए, बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने एआई पे ट्रेन किया है अपने एम्प्लॉयज को, हम्म। और उम्मीद है कि यहाँ से आपको ग्रोथ आएगी। लेकिन कोई भी इंडियन कॉर्पोरेट ने ऐसे कोई अपटिक इन गाइडेंस दिया नहीं है। हम्म। तो अभी हम उसके ऊपर वेट करेंगे। हमें लगता है कि Q1 से देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एआई स्टॉक्स कुड डू वेल, बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल दे अनाउंस दीज नंबर्स। अभी जो हमने वैल्यूएशन देखे थे, सॉफ्टनेस आई थी, तो काफी करेक्ट हो कर चुके हैं। लेकिन हम्म। इनमें सबसे हमें जो कंपनी पसंद आती है वो है परसिस्टेंट कंप्यूटर्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो हम्म। हमें लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया विच कैन लीवरेज द एआई बूम। ओके। अगली खबर सर गोल्ड को लेकर है। गोल्ड को लेकर बैंक ऑफ अमेरिका कहते हैं कि गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $3500 पर आउंस तक जा सकता है। उनका कहना है कि चीन की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वहाँ से गोल्ड की डिमांड आ रही है। विनीत सर, गोल्ड को मैं एक क्योंकि हम इसको एक नेचुरल हेज के तौर पर देखते हैं। जब भी कहीं पर अनसर्टेनिटी होती है वर्ल्ड में, या जियोपॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। अभी तक रशिया यूक्रेन का युद्ध चला, उसकी वजह से गोल्ड चला। लेकिन अब ट्रेड वॉर चल गया, तो लोगों को ये नहीं पता कि इंटरनेशनली कहाँ पर पैसा लगाना है। एक्सेप्ट इंडिया, नाउ दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फाइज, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको दूसरी कुछ चीज़ देखनी हो, तो क्या गोल्ड रहेगा और गोल्ड की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी? देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो जिस मोड पे खड़ा है, जो डॉलर से, जो डॉलर था इट वाज डिवोर्स फ्रॉम गोल्ड। अभी जो नया मॉनेटरी सिस्टम आएगा उसमें कहीं ना कहीं गोल्ड का इन्वॉल्वमेंट होने वाला ही है, नंबर वन। नंबर टू, जो डी डॉलराइजेशन चल रहा है उससे हम्म। बचने के लिए लोग काफी गोल्ड खरीद रहे हैं। हम्म। तो हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस फर्म रहने वाले हैं। गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से अच्छी तरह से बढ़ भी जाएंगे। लेकिन हम्म। आपको, जब आप गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, रुपी अप्रिसिएशन। हालांकि कोई इसके ऊपर ज्यादा मेरे जो कह रहा हूँ उसके ऊपर संकोच करेंगे कि रुपी तो हर साल डेप्रिशिएट होता है, कैसे बढ़ जाएगा। पर आपको समझना चाहिए कि जो यूएस की इकोनॉमी है, वो उसकी ग्रोथ है ना कम होने वाली। हम्म। कंटिन्यूअसली इट इज गोइंग टू reduce in size, because the हम्म। way that they are applying the tariffs, और जिस तरह से वो डेफिसिट कट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वहां पे आप देखोगे कंजम्पशन कम होने वाला है। और उनकी इकोनॉमी हर साल है ना थोड़ी थोड़ी कम होते जाएगी। और जैसे हम्म। उनकी जीडीपी का साइज कम हो जाएगा, आप देखोगे कि इंडिया का रुपी भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना लगेगा। तो आपको इसको बैलेंस करके ही लेना चाहिए। तो ये लेवल्स पे गोल्ड क्या खरीदना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप ले रहे हो तो आप यूपी अप्रिसिएशन को भी ध्यान में रख के कीजिए। अच्छा, ठीक है।
तो जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉलर का मूवमेंट देखना, या जिनको बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉलर रुपी का मूवमेंट। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। सर लेकिन इसका इम्पैक्ट, ये जो गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और एक फर्म नोट पर खड़ी हुई हैं, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर? हमने देखा कि मन्नापुरम फाइनेंस में अब अमेरिकी फंड पूरी तरह से स्टेक ले रहा है और वो इसको एक एज एन आई मीन प्रमोटर कैटेगरी में आ रहे हैं कि वो एक करीब 41% स्टेक उनके पास होगा और जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके पास केवल 28% स्टेक रह जाएगा। तो ऐसे में लगता है कि गोल्ड के फर्मनेस की वजह से गोल्ड कंपनियां इसी तरह से रीरेट होती रहेंगी कि बाहर के फंड्स आएंगे, उनको वैल्यू अट्रैक्शन दिख रहा है इन कंपनीज में? देखिए, दो चीज होती है। आप जब गोल्ड प्लेज करते हो तो जैसे भाव बढ़ता है ना, आपको जो लोन टू वैल्यू रेशियो रहता है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी इनके पास जितनी भी गोल्ड प्लेज्ड है उसकी जैसे वैल्यू बढ़ती है, उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी लिवरेज मिलता है गोल्ड के प्राइस के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली विदाउट सीकिंग न्यू क्लाइंट्स इनकी लोन की वैल्यू बढ़ती है। दूसरी चीज क्या है, नए कस्टमर्स भी आते हैं तो हायर गोल्ड प्राइस पे आते हैं, तो ग्रोथ भी प्रोजेक्ट ज्यादा हो रही है एयूएम, और इनके इंटरेस्ट रेट्स काफी, यील्ड्स काफी अच्छे रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले समय। ठीक है सर, भारत फोर्ज की बात मैं कर रहा था। इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर, जिसमें कि इनको 6900 करोड़ रुपए का ऑर्डर ये डिफेंस के लिए मिला है। ये भारत फोर्ज के लिए इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, लेकिन गलत टाइम पर ये ऑर्डर आ गया क्योंकि आज ही ऑटो एंसिलरी से जुड़ी खराब खबर आ गई। लेकिन इतना अच्छा ऑर्डर इनको मिला डिफेंस से, कैसे देखें सर? देखिए, डिफेंस के मार्जिन्स बहुत अच्छे रहते हैं, और ये नेगेटिव न्यूज पे ही ये सब स्टॉक्स लेने चाहिए। तो आप देखोगे कि बाउंस बैक भी अच्छी तरह से आ जाएगा। एंड ये ना एक गोल्डन पीरियड चालू हो रहा है इन द लाइफ साइकिल ऑफ भारत फोर्ज, कि डिफेंस हैज स्टार्टेड पिकिंग अप। तो फोर्जिंग, सो स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ऑटोज इनके ज्यादा करके फोकस एरियाज थे। हमें लगता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस विल ड्राइव इट्स फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। बीएससी के शेयर में सर आज अच्छा खासा 5% का जंप है, और रीज़न भी बनता है क्योंकि 30 मार्च को बोनस शेयर को लेकर बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिसमें कि बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा। लास्ट टाइम कंपनी ने 2022 में बोनस शेयर इशू किए थे 2:1 के रेशो में, और अभी देखें तो सितंबर 2024 तक कंपनी के रिजर्व में देख रहा था तो 2532 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। क्या लग रहा है सर, ये बीएससी का जो डिसीजन है ये कहाँ तक इस शेयर को ले जाएगा? देखिए, हम काफी पॉजिटिव है बीएससी के शेयर पे। ओके। और हमने रिसेंटली इनिशिएट किया है विद 5300 प्राइस टारगेट। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर इंडिया में पिकअप हुआ बिजनेस, वॉल्यूम्स जो लेवल्स पे है वो वापस चले जाते हैं, तो आप देखोगे कि ये शेयर के जो लीवरेज है ना, और इनका जो एबिटा है वो काफी एग्रेसिवली ग्रो करेगा, और ये 5 साल में ये स्टॉक पॉसिबली 1 to 3x यहां से बढ़ सकता है। तो बीएससी के शेयर में बने रहिए क्लाइंट लोग। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनएसई और बीएससी के बीच में डिफरेंशिएशन इतना ही है कि इनके स्टॉक ऑप्शंस इनके पास है नहीं, और जो एनएसई के जो वॉल्यूम्स है ना इंडेक्स के ऊपर, जो थोड़े पाबंद लगाए कि इंडिविजुअल ब्रोकर्स पे, उसका बेनिफिट बीएसई बेस्ड ब्रोकर्स को होने वाला है इन टर्म्स ऑफ लेवरेज। और मुझे लगता है कि उससे काफी अच्छा फायदा हो जाएगा, और इनकी जो मार्केट शेयर डिफरेंशिएशन है वो काफी हद तक स्टेबलाइज हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉल हुआ था उसमें बीएसई का मार्केट शेयर लगभग 40% हो गया था। हाँ, अभी जब भी मार्केट वापस बढ़ेगी तो एनएसई का शेयर भी ज्यादा बढ़े, मार्केट शेयर रिकवर हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस की कंट्रीब्यूशन भी अच्छी से आ जाएगी। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है कि बीएसई का जो मार्केट शेयर है काफी अच्छा बढ़ जाएगा। अच्छा, चलिए
बढ़िया बात है सर। L&T सर, इसमें कल हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला इनकी खुद की हिस्ट्री में। 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर कतर से मिला है इनको। अब कंपनी की इससे पहले देखें तो ऑर्डर बुक भी छोटी नहीं है, खैर करीब 5.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास ऑलरेडी, और उसमें 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर लेकिन एक मायने रखता है। सर कैसे देखें आज L&T के शेयर को, क्योंकि 2.25% ऊपर है और इस समय डेज हाई के पास ट्रेड कर रहा है, क्या करें? देखिए, ऑर्डर बुक तो बेहतरीन है, और जैसे ऑर्डर बुक आते रहेंगे इट विल कीप सपोर्टिंग द प्राइस। लेकिन इसमें एक अपने को थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया में ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी बांग्लादेशी लोग आते थे, जिससे कॉस्ट कम रहती थी। और जनरली ये जो इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर होता था, ये प्राइमरीली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आके सेटल करते थे वहां पे। फिर उनको नेचुरलाइज करके फिर उनको यूज किया जाता था। और L&T ने एक बार रिसेंटली कमेंट भी किया था कि इंडिया में साउथ में स्पेशली वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत मार्जिन इम्पैक्ट आ सकता है, बट ओवरऑल ये जनरली एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला काउंटर रहेगा जहां पर की बात होनी है विप्रो, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऑर्डर मिला। कल काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले भारत फोर्ज को, L&T को, विप्रो को। यूके के फिनिक्स ग्रुप से इनको 5500 करोड़ रुपए की एक डील मिली है, जो कि इनको डील पूरी 10 साल में एग्जीक्यूट करनी है। सर ऐसे में चूंकि आईटी कंपनीज ज़्यादातर सफ़र कर रही हैं एक ग्लोबल टर्मोइल, जो कि टर्मोइल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ टैरिफ की वजह से अनसर्टेनिटी जरूर शुरू हुई है, और ऐसे में एक अच्छी बड़ी डील को क्रैक कर लेना ये विप्रो के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? नहीं, देखो, ये 5,500 करोड़ का ऑर्डर 10 साल में एग्जीक्यूट करना है, तो 500 करोड़ का एडिशन होता है ऑर्डर बुक में पर एनम। तो ये कुछ इतना सिग्निफिकेंट नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है सर, आपके हिसाब से लेकिन सिग्निफिकेंट इस समय क्या है? कहाँ पर वेंचुरा सिक्योरिटीज़ या आप बाय करने की सलाह दे रहे हैं, कौन से शेयर्स? देखिए, हमने अभी आपसे BSE पे बात की, हमने रिसेंटली BSE पे इनिशिएट किया है। आज हमने HDFC AMC पे इनिशिएट किया है। हमें लगता है कि इसमें एक लगभग 10-15% का अपसाइड है, और अगर मार्केट परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसे बेहतरीन भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर पी री रेट होता है तो उससे भी ऊपर जा सकता है ये शेयर। तो हमें लगता है कि ये काफी एक पॉजिटिव शेयर है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो नुवामा और 361 हमें काफी पसंद है। इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफी अग्रेसिवली ग्रो कर चुके हैं, एंड हमें एक्सपेक्टेशन है कि वेल्थ इंडस्ट्री में इनका वैल्यू एडिशन काफी अच्छा होता रहेगा। ये डिप में भी ज्यादा गिरे नहीं है शेयर, तो हमें लगता है कि ये दोनों शेयर जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आने वाले टाइम्स में। इनमें हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स की कैटेगरी में डालेंगे, हाई कन्विक्शन स्टॉक्स है। ओके, तो नुवामा, HDFC AMC और BSE, ये 3 शेयर विनीत सर को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और सर ने आपको अपसाइड भी बताए कि कितने कितने अपसाइड आपको मिलेंगे। विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके साथ जुड़ के हमेशा अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षाकर सर जुड़ चुके हैं। अविनाश सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग विवेक। सर कैसे रहे ये 2 हफ्ते? आई थिंक मार्केट तो बहुत अच्छा था विवेक। आई थिंक आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिख रहा है। आई थिंक एक्सपायरी भी है। मुझे नहीं लगता है मार्केट में किसी को चिंता है, क्योंकि 8-10 दिनों में देखिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो गया है वो वापस FIs बाइंग मोड में आ चुके हैं। मुझे याद है विवेक, हम पहले भी बात कर चुके हैं, बिल्कुल। तभी हर वक्त हम नेगेटिव नंबर देखते थे, लेकिन FIs लगातार खरीद रहे हैं। अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अगर आगे भी चलता रहा तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। आई थिंक मार्केट आज थोड़ा सा इसलिए भी वोलेटाइल है क्योंकि अप्रैल 2 से नए टैरिफ्स शुरू हो रहे हैं। ऑटो के ऊपर भी अभी कुछ खबर आई है कि 25% इंपोर्ट ड्यूटी आएगी।
तो मेरे जी ख्याल से थोड़ा सा तो झटका लगेगा, जो काफी एक्सपेक्टेड था। लेकिन जैसे जैसे मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर आगे जाएंगे, हमको पूरा इम्पैक्ट पता चलेगा, और होपफुली इंडिया को इतनी तकलीफ टैरिफ से नहीं होगी। और मुझे लगता है कि रिलेटिव टर्म्स में तो इंडिया की डिप्लोमेसी अभी काम पे लगी है, तो कहीं ना कोई डील यूएस के साथ जरूर हम करेंगे, और उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री को डेफिनेटली कोई ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। जी सर, यूएस के डेलीगेट्स आए भी हुए हैं इंडिया में और 25 मार्च को ही आ गए थे। अब माना जा रहा है कि 28 मार्च तक इनके साथ मीटिंग चलेगी, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इनकी। क्या लगता है, कोई ब्रेकिंग आएगी 28 तारीख यानी कि कल, या हमें वीकेंड्स में ही कुछ सुनने को मिलेगा? नहीं, मेरे ख्याल से वीकेंड तक होना चाहिए। देखिए विवेक, मुझे लगता है कि बहुत सारी डिस्कशंस हो रही है, जैसे आपने भी कहा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस में कुछ ना कुछ एक डेलिब्रेशन होगी, समझौता होगा, और वीकेंड पे शायद होगा। इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, आज जैसे टाटा मोटर्स को पिटा दिया है, ऑटो स्टॉक थोड़े से प्रेशर में है, सोनाकॉम जैसी कंपनी है, वहां पे भी स्टॉक डाउन है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई थोड़ा सा भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है, तो मेरे ख्याल से इसमें बाउंस बैक आने के लिए भी क्वाइट नेचुरल होगा, क्योंकि मार्केट ये उम्मीद लगा के बैठी है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मार्केट अब पॉजिटिव नोट पर आ चुका है। देखिए, और ये हम नहीं कह रहे, अभी विनीत सर थे जिन्होंने मार्केट में कम से कम 25 साल 30 साल गुजारे हैं। अविनाश सर 92 से, सर 92 से ही है ना आप? आपने लास्ट हाँ टाइम बताया था आई थिंक, बिल्कुल मुझे हाँ, याद आ रहा है। अब बताइए 33 साल, अब 33-35 साल सर ने मतलब क्या कुछ नहीं देखा होगा, क्या कुछ नहीं देखा होगा। और ये मार्केट तो सर के लिए एक बहुत छोटा इवेंट है। सर आपने क्या कुछ नहीं देखा होगा? लिबरलाइजेशन से आप शुरू हुए थे कि जब इंडिया में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, हर्षद मेहता का जो प्रॉब्लम हुआ था वो आप ही के सामने हो गया था सर, या आपके से पहले हो गया था? 92 में ही हुआ था विवेक। 92 में हर्षद मेहता हो गया, उसके बाद मेरे ख्याल से 2008 में लेमन ब्रदर्स हो गया। तो ये हाँ ऐसे इवेंट है जो इंडियन मार्केट्स को काफी झटका दे चुके हैं। मुझे लगता है कोविड तो सभी को पता है, लेकिन हाँ कोविड के बाद में भी मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। तो मुझे लगता है कि देखिए, निवेशकों को फोकस रखना चाहिए। इक्विटी मार्केट्स में आपको लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। हालांकि मैं टेक्निकल लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अपना एक सिंपल प्रोसेस है कि आप पैसा लगाते हो तो लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाइए, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे भी मिलेगी। इंडिया एक बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट है, और कहीं ना कहीं देखिए, आज जिस प्रकार से ग्लोबली इंडिया को रिकग्निशन मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आपके इंडियन कैपिटल मार्केट्स में लॉन्ग टर्म में तो जरूर होगा।